नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एस्पायरेंट 2.0 चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडुटेरिया की जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ है उसके टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले भी वांडीवॉस का युद्ध, पलासी का युद्ध और फिर बक्सर के युद्ध के टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बंगाल विभाजन और सूरत का जो सम्मेलन था कांग्रेस का उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं आपको टॉपिक दिखा देती हूँ। स्वदेशी आंदोलन भी हमें पढ़ना है और उसके साथ साथ हमें कांग्रेस का जो विभाजन था, सूरत विभाजन 1907, वो हम भी आज देख लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, बंगाल विभाजन से। और यहाँ पे है कि 1905 में अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक मिनट, पेन चेंज कर लूँ यहाँ पे मैं। और हालांकि कई भारतीयों को यह विचार पसंद नहीं आया। कब विभाजित किया गया? 1905 में। ठीक है, 2 भागों में। अंग्रेजी शासन करना आसान बनाना चाहते थे। अंग्रेज क्या करना चाहते थे कि वो शासन आसान बनाना चाहते थे शासन को, क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा कुल मिलाकर बहुत बड़े क्षेत्र हो जाते थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने पूर्वी बंगाल को अपना एक हिस्सा बना लिया, जिसे पूर्वी बंगाल कहा गया, और बाकी को पश्चिम बंगाल कहा गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल और बिहार में विभाजित कर दिया गया। इस निर्णय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारत के अधिकारों के लिए लड़ने वाले मध्यम वर्ग के लोगों का एक समूह था, उसे बहुत बड़ा और अधिक शक्तिशाली बना दिया। ठीक है, अब देखते हैं बंगाल विभाजन 1905 की पृष्ठभूमि क्या थी। तो वर्तमान पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और असम सहित बंगाल 1765 से ब्रिटिश शासन के अधीन था। ठीक है, कब? 1765 से ब्रिटिश शासन के अधीन था। 1765 में क्या हुआ था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर के युद्ध के पश्चात। ठीक है, और आगे देखते हैं कि प्रांत को अपने बड़े आकार और तेजी से बढ़ती आबादी के कारण, ठीक है, एक तो क्या हो गया, बड़ा आकार था प्रांत का, और दूसरा क्या हो गया, आबादी भी वहाँ की बढ़ रही थी। ठीक है, तो बड़े आकार और बढ़ती आबादी के कारण प्रशासन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जो 20वीं सदी की शुरुआत तक लगभग 80 मिलियन तक पहुँच गई थी। ठीक है, 80 मिलियन वहाँ की जनसंख्या हो गई थी। पूर्वी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों को उद्योग, शिक्षा और रोजगार के मामले में उपेक्षित किया गया। विकास कलकत्ता पर केंद्रित था और प्रांत को विभाजित करने का विचार लॉर्ड कर्जन के आगमन से पहले ही मौजूद था। और ये 1874 में क्या हुआ, असम अलग हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। शुरुआत में इसे एक प्रशासनिक उपाय के रूप में प्रस्तावित किया गया था। बाद में कर्जन ने विभाजन को बढ़ते राष्ट्रवाद के खिलाफ एक राजनीतिक उपकरण के रूप में देखा। ठीक है, कि राष्ट्रवाद जो पनप रहा है उसे हम लोग रोक सकते हैं, कैसे? तो फूट डाल के। आगे है कि प्रस्तावित विभाजन से क्या होंगी, तो 2 प्रांत बनेंगे। कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा बंगाल, जिसमें होंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, और फिर उसके बाद हो जाएगा सेकंड कौन सा, पूर्वी बंगाल और असम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रांत में बंगाल 5 हिंदी भाषी राज्यों को खो देगा, लेकिन उड़िया भाषी राज्यों को हासिल कर लेगा। आगे है कि पूर्वी बंगाल में हिल, त्रिपुरा, चटगांव, राजशाही और ढाका डिवीजन शामिल होंगे, जिसकी राजधानी क्या होगी, ढाका होगी। ठीक है, पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या हो जाती, ढाका। आगे है कि बंगाल में हिंदू बहुमत होगा, जबकि पूर्वी बंगाल और असम में क्या हो जाएगा, मुस्लिम बहुमत, और इसकी राजधानी कलकत्ता ही रहेगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं, बंगाल की राजधानी कलकत्ता ही रहेगी और पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या हो जाएगी, ढाका। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं 1905 में बंगाल विभाजन के कारण क्या थे। तो 1905 में भारत में ब्रिटिश प्रशासक लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन लागू किया। इस विभाजन के पीछे का उद्देश्य मुख्यतः प्रशासनिक विचारों से उपजा था। बंगाल एक महत्वपूर्ण आबादी वाला एक विशाल प्रांत होने के नाते पूर्वी क्षेत्र में अधिक सुव्यवस्थित और कुशल शासन संरचना स्थापित करने के लिए विभाजित किया गया था। मतलब अंग्रेजों का तो कहना ये था कि हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रशासन हमारे लिए शासन करना वहाँ पे कठिन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस प्रांत का जो आकार है वो बहुत बड़ा है और यहाँ की जो जनसंख्या है वो भी बहुत अधिक है, इसीलिए प्रशासन में कठिनाई आ रही है। इसीलिए हम लोग मात्र इस प्रांत को दो भागों में बांट रहे हैं, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। आगे कि बंगाल के विभाजन ने पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक अशांति और व्यापक विरोध को जन्म दिया। नेक्स्ट है कि बंगालियों ने विभाजन को अपनी राष्ट्रीयता का अपमान माना और बंगाल के पुनर्मिलन का आह्वान किया। उस युग की एक प्रमुख राजनीतिक इकाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नस्लीय आधार पर विभाजन की निंदा की थी। अगर विभाजन को आप बारीक तरीके से देखें तो इस प्रकार से किया गया था, जिससे कि एक और क्या हो जाएंगे, एक और हिंदू,
हिंदू बहुल आबादी वाला क्षेत्र हो जाएगा, दूसरी ओर क्या हो जाएंगे, मुसलमानों का क्षेत्र हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि आपने नस्ल के आधार पर यहाँ पे विभाजन किया है और इसकी कांग्रेस ने निंदा की। ठीक है, आगे प्रांत के पश्चिमी हिस्से में अधिकांश बंगालियों ने विभाजन का विरोध किया। उन्हें डर था कि वे अपने प्रांत के भीतर भाषाई अल्पसंख्यक बन जाएंगे। ठीक है, प्रांत के पश्चिमी हिस्से, मान लिया कि बंगाल है, रफ स्केच है एकदम से। ठीक है, मान लिया कि बंगाल है, तो इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ के जो क्या हो गया, ये यहाँ पे बंगाली क्या बोल रहे थे कि ये भाषाई तौर पे अल्पसंख्यक हो जाएंगे विभाजन के पश्चात, ये उन्हें भय था। आगे कई बंगाली मुसलमानों ने विभाजन का समर्थन किया। इसे नए प्रांत में बहुमत का दर्जा प्राप्त करके अपने शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक हित को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में देखा और ढाका में एक विश्वविद्यालय की स्थापित करने की लॉर्ड कर्जन की प्रतिज्ञा को मुसलमानों के लिए अपने शिक्षा और जीवन स्तर को बढ़ाने के एक अवसर के रूप में देखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि बंगाल के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनी फूट डालो और राज करो रणनीति को लागू करने के लिए अपनाई गई एक रणनीति के रूप में देखा गया, जिसका उद्देश्य राष्ट्र के भीतर राष्ट्रवादी भावनाओं को कमजोर करना था। ठीक है, आगे विभाजन के विरोध ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों जैसे राष्ट्रवादी संगठनों के उद्भव को प्रेरित किया, जिन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने की वकालत की। ठीक है, नेक्स्ट है विभाजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न धार्मिक फूट ने भी 1906 में मुस्लिम लीग के गठन में योगदान दिया। ठीक है, इसी धार्मिक फूट के कारण क्या हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया। अब आगे देखते हैं बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया क्या हुई। तो विभाजन की घोषणा से पूरे बंगाल में व्यापक राजनीतिक उथल पुथल और प्रदर्शन शुरू हुए और बंगाली आबादी ने व्यापक रूप से विभाजन को अपनी मूल भूमि के प्रति अपमानजनक कृत्य के रूप में माना, जिससे बंगाल के पुनर्मिलन की मजबूत मांग को बढ़ावा मिला। अर्थात उन्होंने कहा कि ये हमारी संस्कृति का अपमान है, ये हमारी मूल भूमि का अपमान है जो आपने इसका विभाजन किया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला की रचना की। ठीक है, जो कि बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभाजन का कड़ा विरोध किया, इसे सांप्रदायिक आधार पर विभाजनकारी कदम माना। ऊपर हम लोगों ने देखा इन्होंने नस्लीय आधार पर विभाजन बताया था, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि यह विभाजन जो है कि ये सांप्रदायिक आधार पर किया गया है और हम इसकी निंदा करते हैं। ठीक है, और आगे है कि बंगाल के पश्चिमी हिस्से में प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रांत के भीतर संभावित रूप से भाषाई अल्पसंख्यक बनने के बारे में चिंता व्यक्त की। ऊपर हमने ये बात देखी थी, क्योंकि उड़िया और हिंदी बोलने वालों की संख्या बंगालियों से अधिक हो जाएगी। ठीक है, आगे कि कुछ बंगाली मुसलमानों ने विभाजन को स्वीकार कर लिया, यह मानते हुए कि यह नए प्रांत में प्रमुख समूह के रूप में उनके शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए फायदेमंद था। ठीक है, और क्या हुआ, ढाका में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की लॉर्ड कर्जन की प्रतिबद्धता को मुस्लिमों की शिक्षा और जीवन स्तर में प्रगति के अवसर के रूप में देखा गया। ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, और विभाजन को पूरे देश में व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने इसे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अपनी फूट डालो और राज करो की रणनीति को लागू करने के लिए अपनाई गई रणनीति के रूप में पहचाना था। ठीक है, और विभाजन की तारीख से काफ़ी पहले ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसे एक दिन के शोक के रूप में चिन्हित किया गया। और टैगोर ने विरोध स्वरूप क्या किया, हिंदू और मुसलमानों को प्रतीकात्मक रूप से एक दूसरे को राखी बांधने की वकालत की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक दूसरे को राखी बांधने के लिए प्रेरित किया, किसके रूप में, तो इस विभाजन के विरोध के स्वरूप में, विरोध के प्रतीक के रूप में। और कुछ मुसलमानों ने भी विभाजन का विरोध जताया था, ऐसा नहीं था कि सभी लोग विभाजन के पक्ष में थे। और क्या है, बंगाल के विभाजन ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों को उत्प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि लोगों ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार शुरू किया और स्वदेशी उद्योगों के पीछे एकजुट हुए। और इसने क्या कर दिया, तो देश में सांप्रदायिक दरार पैदा करने में योगदान दिया और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं बंगाल विभाजन 1905 जो था वो रद्द हुआ। तो क्या हुआ इसमें कि व्यापक राजनीतिक विरोध के बीच 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। इसके विलोपन के बाद नए प्रांतों को धार्मिक आधार के बजाय भाषाई आधार पर रेखांकित किया गया। बिहार और उड़ीसा प्रांतों को बंगाल से अलग कर दिया गया और अंततः 1936 में उन्हें एक अलग प्रांतीय दर्जा प्राप्त हुआ। तो आपको पता होगा कि 1912 में बिहार की स्थापना हुई अलग पृथक रूप से बंगाल से पृथक करके। ठीक है, और उस समय अर्थात 1912 में क्या हुआ, तो बिहार और उड़ीसा एक साथ थे। 1936 में पुनः बिहार का विभाजन हुआ, फिर उसके बाद कौन सा प्रांत बना, उड़ीसा प्रांत बना। ठीक है, उसके बाद कब हुआ, झारखंड की स्थापना कब हुई, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ज़रा अभी आप लोग। और क्या है कि इसके अतिरिक्त असम का एक अलग प्रांत स्थापित किया गया और ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ।
ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण 1911 में हुआ, ठीक है। और विभाजन के उलट होने के बावजूद इसने बंगाल में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक गतिशीलता पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। विभाजन से उत्पन्न विभाजनकारी नीतियां और सांप्रदायिक तनाव इसके रद्द होने के बाद भी जारी रहे और विभाजन की विरासत आने वाले वर्षों तक बंगाल में राजनीतिक परिदृश्य और सांप्रदायिक संबंधों को आकार देती रही। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया बंगाल विभाजन, और इसके बाद हम लोग अब देखेंगे स्वदेशी आंदोलन, जो कि इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था, ठीक है। तो रद्द हुआ, इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई ये भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और क्या क्या देखा हमने, इसके कारण को भी देखा हमने कि अंग्रेज़ तो कारण कुछ और बता रहे थे लेकिन इसके पीछे कुछ और कारण छिपा हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई? 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। कहाँ? कलकत्ता टाउन हॉल में हुई, जहाँ भीड़ ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और घरेलू विकसित वस्तुओं की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने का प्रचार किया। इस घटना ने देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे आंदोलन को प्रगति दी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं विरोध प्रदर्शन। तो मैनचेस्टर कपड़ा और लिवरपूल नामक जैसी वस्तुओं का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार किया गया, ठीक है। और वंदे मातरम, जो अब हमारा राष्ट्रीय गीत है, अक्टूबर 1905 में बंगाल के विभाजन को अंतिम रूप दिए जाने पर सड़कों पर गाया गया था, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर की अमार सोनार बांग्ला की रचना स्वदेशी आंदोलन के दौरान भी हुई थी और लोगों ने एकता का संदेश देने के लिए क्या किया? तो एक दूसरे की कलाइयों पर राखी भी बांधी थी। अब इसमें देखते हैं कि राष्ट्रव्यापी भागीदारी क्या हुई थी। तो आपको जब आंसर लिखना है तो इसी प्रकार से लिखना है, पृथक पृथक रूप से ही लिखना है, ठीक है, कि विरोध प्रदर्शन में क्या क्या चीज़ें थी और राष्ट्रव्यापी भागीदारी राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या चीज़ें हुई। तो देखते हैं कि बंगाल में प्रमुख होने के बावजूद स्वदेशी आंदोलन ने विभिन्न नेताओं के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों में अपनी गति और लोकप्रियता हासिल की। कैसे? तो पूना और बम्बई में बाल गंगाधर तिलक ने इसका नेतृत्व किया, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया और पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने इसका विरोध किया, ठीक है, किसका? बंगाल विभाजन का। और चेन्नई में किन्होंने किया? चिदम्बरम पिल्लई ने। तो आपको अपने आंसर में इसको इसी प्रकार से लिख देना है, ठीक है। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो 1905 के अपने सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बंगाल विभाजन की आलोचना और निंदा की गई। वे विभाजन विरोधी अभियान और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में भी आए। इस आंदोलन के दायरे को लेकर कांग्रेस में नरमपंथियों और कट्टरपंथियों के बीच मतभेद देखा गया, जबकि कट्टरपंथी आंदोलन को बंगाल के बाहर ले जाना चाहते थे और इसका दायरा बढ़ाना चाहते थे। नरमपंथी इसके लिए तैयार नहीं थे, अर्थात नरमपंथी क्या कह रहे थे कि ये बंगाल से संबंधित है, तो इस जो स्वदेशी आंदोलन है, ये जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है, इसको हम लोग मात्र बंगाल तक ही सीमित रखते हैं। वहीं कट्टरपंथियों का अर्थात गरम दल का क्या कहना था कि नहीं, इसको संपूर्ण भारत में फैलाते हैं, ठीक है। अंग्रेज़ों का बहिष्कार या फिर अंग्रेज़ों की जो नीतियां हैं उसको पूरे भारत में, यहाँ बंगाल से पूरे भारत में हमें फैलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है तो ये पूरे देश को प्रभावित नहीं करेगा। तो इसी आधार पर इनमें मतभेद भी हो गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। हालांकि 1906 के सत्र में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वराज या स्वशासन की धारणा को अपने प्राथमिक उद्देश्य के रूप में लिया। और क्या है? आगे है गरम दल। तो गरम दल ने वर्ष 1905 से 8 के बीच बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में बहुत प्रभाव रखा था और उनके प्रभावशाली प्रभाव के कारण ही इस युग को भावुक राष्ट्रवादियों का युग भी कहा जाता है। कौन से युग को? 1905 से 1908 के युग को। और कट्टरपंथियों का नेतृत्व किन्होंने किया? तो इन्होंने किया। कौन? लाल बाल और पाल। लाल बाल पाल की तिकड़ी ने किया, जिनमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। नेक्स्ट है कि गरम दल के उद्भव को अक्सर नरमपंथी नेतृत्व वाले आंदोलन की विफलता के साथ साथ अंग्रेजों द्वारा आंदोलन के हिंसक दमन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। अर्थात नरम दल जब प्रभावित हो गया, असफल हो गया, इसीलिए गरम दल का उद्भव हुआ, ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है। आगे है कि कट्टरपंथी सरकार द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों, सरकारी सेवाओं, विधायिका, अदालतों आदि का बहिष्कार करना चाहते थे। यहाँ पे दो चीज़ें आपको मिल गई, ठीक है। इसको मैं फिर से रिपीट कर दूँ। गरम दल का उद्भव कैसे हुआ? तो दो कारणों से हुआ। एक तो नरम दल की विफलता और दूसरा अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, ठीक है। इसको आप लोग अगर कोई भी आपसे पूछे या फिर कहीं भी आए आपके माइंड में या फिर कहीं भी आंसर राइटिंग में भी आपको लिखना हो तो गरम दल का उद्भव आप लोग इस तरह से जिक्र करेंगे कि नरम दल की असफलता और अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियाँ, ठीक है। वैसे तो पता ही होगा। बाकी है कि यही वह युग था जब तिलक के प्रसिद्ध शब्द थे, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। अब देखते हैं स्थानीय भागीदारी क्या रही। तो स्वदेशी आंदोलन में पूरे देश से बड़े पैमाने पर लामबंदी देखी गई। प्रदर्शनकारी सभी पृष्ठभूमियों और जीवन के क्षेत्रों से आए थे। इस आंदोलन में छात्र सबसे सक्रिय भागीदार थे, विशेष रूप से बंगाल,
पूना महाराष्ट्र, गुंटूर आंध्र प्रदेश, मद्रास और सलेम तमिलनाडु में दिखाई दिए। हालांकि पुलिस ने क्रूर दमन की नीति अपनाई, छात्रों को पीटा गया, जुर्माना लगाया गया, निष्कासित किया गया और सरकारी सेवाओं और नौकरियों से काली सूची में डाल दिया गया। ठीक है, अर्थात जो सरकारी सेवा में थे और या फिर नौकरी में थे उन्हें क्या कर दिया गया, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। इस आंदोलन में महिलाएं भी सक्रिय थी और इसमें मुस्लिमों की भागीदारी देखी गई। हालांकि मुसलमानों के उच्च और मध्यम वर्ग के एक वर्ग ने विभाजन के निर्णय का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें मुस्लिम बहुल आबादी वाले पूर्वी बंगाल का विचार पसंद आया था। ठीक है, तो कुछ ही मुसलमान थे जो कि इसका विरोध कर रहे थे, बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे। आगे देखते हैं स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ। तो कई स्तरों पर इसके प्रभाव को महसूस किया गया, जैसे 1905 से 8 के दौरान आयात में गिरावट देखी गई। ठीक है, और भारत में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से अंग्रेजों को गहरी आर्थिक क्षति हुई। और स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप कई नेताओं की विचारधाराओं के बीच दरार आ गई। इस युग में उग्रवाद ने ब्रिटिश सरकार को तत्काल समाप्त करने की चाहत में हिंसा शुरू कर दी। ठीक है, अर्थात इसी काल में स्वदेशी और बहिष्कार के समय क्या हुआ, अर्थात 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ उसी समय क्या हुआ कि उग्रवाद का भी उद्भव हो गया। ठीक है, आगे है कि इस आंदोलन में स्पष्ट रूप से स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं की ओर एक बड़ा उछाल देखा गया और इस दौरान कई स्वदेशी संस्थान स्थापित किए गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ संस्थानों के नाम लिख देने हैं। तो इसमें आगे हम लोग देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन, बंगाल नेशनल कॉलेज और फिर कई सारे स्कूल और कॉलेज भी बनाए गए। और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इन चीज़ों का जिक्र करना है। ठीक है, जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे ना तो आपको इन चीज़ों का उल्लेख कर देना है कि कैसे स्वदेशी संस्थान स्थापित, कौन कौन से स्वदेशी संस्थान स्थापित किए गए, तो इसका जिक्र आपको उदाहरण स्वरूप कर देना है। और आगे है तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई और इस आंदोलन से भारतीय कुटीर उद्योग का पुनरुद्धार हुआ और फिर स्वदेशी वस्तुओं का नवीनीकरण भी हुआ। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान किए गए विरोध प्रदर्शनों के बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार भारत में आया और इन सुधारों से कुछ राहत मिली। गोपाल कृष्ण गोखले ने इन सुधारों को तैयार करने में महत्वपूर्ण मदद की। अब इसका दमन भी हुआ, तो ये देख लेते हैं हम लोग। दमन में क्या है कि सभी अच्छी चीज़ों का अंत होता है और इसी तरह स्वदेशी आंदोलन का सफल संचालन भी हुआ। इसके भाग्य में कई कारकों ने योगदान दिया, जैसा कि देखते हैं। पहला सरकारी दमन, ठीक है, दूसरा है नेताओं और संगठन की अनुपस्थिति, और नेक्स्ट क्या है, आंतरिक संघर्ष जैसी चीज़ें भी रही। तो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। सरकारी दमन 1908 तक सरकार के हिंसक दमन के कारण स्वदेशी आंदोलन एक खुले चरण में लगभग समाप्त हो गया था। और नेताओं और संगठनों की अनुपस्थिति को किस प्रकार देखते हैं, तो आंदोलन एक प्रभावी संगठन बनाने में विफल रहा। यह नेतृत्व विहीन हो गया था क्योंकि उस समय अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था या फिर उन्हें निर्वासित कर दिया गया था। इसीलिए यह क्या हो गया, नेतृत्वहीन हो गया। और प्रभावी नेताओं के बिना ऐसे जन आंदोलन की उच्च तीव्रता को बनाए रखना एक कठिन कार्य था। उसके बाद क्या है, आंतरिक संघर्ष। तो नेताओं के बीच आंतरिक संघर्ष और विचारधाराओं में मतभेद ने आंदोलन को फायदा पहुंचाने के बजाय क्या कर दिया, नुकसान अधिक कर दिया। और इसका सीमित विस्तार, तो सीमित विस्तार क्या था इसमें कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किसानों तक पहुंच बनाने में विफल रहा और केवल उच्च और मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। ठीक है, तो ये असफल क्यों हुआ या फिर दमन कैसे हुआ, इसका मतलब असफल पूर्णतः तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन ये इसका दमन किस प्रकार से हुआ वो यहाँ पे बताया गया। ठीक है, और आगे देखते हैं बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल के विभाजन के कारण ही संपूर्ण स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जनता के अंदर बढ़ते गुस्से और असंतोष को देखकर लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में यह निर्णय रद्द कर दिया। ठीक है, यह कदम मुख्यतः देश में आकार ले चुके क्रांतिकारी आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए उठाया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द करने के साथ साथ क्या किए गए, तो निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। तो क्या हुआ, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया, असम को एक अलग प्रांत बनाया गया और यह रद्दीकरण मुसलमानों को रास नहीं आया। ऐसा कहा जाता है कि इसीलिए अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी, क्योंकि दिल्ली मुस्लिम गौरव से जुड़ी है। ठीक है, तो मुस्लिमों को खुश करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, कलकत्ता से राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी, दिल्ली। ठीक है, तो ये था आपका स्वदेशी आंदोलन। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सूरत विभाजन। ठीक है।